हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है। दोस्तों, हम फर्स्ट चैप्टर के बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका था। अब हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो इधर सामने। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कंजूसी कर जाते हैं। वीडियो को मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें, वीडियो पर अपना कमेंट करें। आपको वीडियो आज की कैसी लगी इसके बारे में आप हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी क्वेश्चनों को नोट कर रहे होंगे। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ। देखो भाई, अलग ही तरह का क्वेश्चन है, ढंग से समझना। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र निकेल ऑक्साइड का सूत्र विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 O 1.00 है। क्वेश्चन शानदार है, ढंग से देख लेना। बड़े दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसको समझने के लिए। निकेल आयनों का कितना अंश Ni+2 और कितना अंश Ni+3 के रूप में विद्यमान है। ये क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं हम। देख इधर सामने क्वेश्चन कह रहा है विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र। देखो इधर, निकेल ऑक्साइड का सूत्र ये है। Ni 0.98 को 0.98 लिख देता हूँ और O 1.00 को खाली O लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, या ऐसे लिख देता हूँ। विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र ये है। ठीक है। अच्छा, निकेल आयनों का कितना अंश Ni+2 और कितना अंश Ni+3 के रूप में विद्यमान है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अंश का मतलब है एक तरह से यहाँ पर प्रतिशत, अंश हिस्सा है। कितना हिस्सा, हिस्सा मतलब परसेंट, ध्यान रख लेना। मतलब वो ये पूछना चाहता है कि Ni+2 और Ni+3 कितने प्रतिशत हैं। अब एक बात सुनो, बड़े ध्यान से समझना। देखो, सामान्यतः निकेल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है NiO। ठीक है, पर आपको दिया गया जो निकेल ऑक्साइड है उसका सूत्र ये है। वो क्वेश्चन में कह रहा है उसका सूत्र ये है। इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ धनायन गायब हुए हैं। निकेल ऑक्साइड जो है एक धातु ऑक्साइड है, बड़े ढंग से सुनना। इसमें अवयवी कण होंगे Ni+2 और O-2। निकेल ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है। धातु का ऑक्साइड है तो ये एक आयनिक ठोस है। इसमें अवयवी कण होंगे धनायन और ऋणायन। क्लियर मेरी बात? अच्छा, अब ये निकेल ऑक्साइड का वर्तमान में सूत्र ये है, जो आपको दिया गया है उसका सूत्र ये है। इसका मतलब ये है कि भाई निकेल ऑक्साइड, ढंग से सुनो, मेरे शब्दों को समझो, बड़ी कठिन बात कह रहा हूं मैं। निकेल ऑक्साइड का पहले सूत्र ये होता है नॉर्मली, पर जो आपको निकेल ऑक्साइड दिया उसका सूत्र ये है। इसका मतलब ये है कि इसमें तो निकेल और ऑक्साइड के अनुपात 1:1 है,
पर इसमें Na और O का अनुपात 0.98:1 है। इसका मतलब निकेल कम है, मतलब निकेल ऑक्साइड में से कुछ निकेल विलुप्त हो चुके हैं। भाई निकेल और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 से कम हो गया है, मतलब इसमें से कुछ निकेल आयन विलुप्त हो चुके हैं, मतलब इसमें से कुछ धनायन विलुप्त हो चुके हैं। तो इसमें धनायन अभाव दोष है, ये तो आप समझ जाओ पहले। Na 0.98 O में धनायन अभाव दोष है, नहीं तो फॉर्मूला होना चाहिए था NiO। दोनों की संख्या 1:1 में होनी चाहिए थी, पर इनमें दोनों का अनुपात है 1:1 नहीं, 0.98:1, मतलब निकेल 1 से कम है। इसका मतलब कुछ धनायन इसमें Na+2 आयन क्या हो चुके हैं, विलुप्त। ऐसा दोष आपको मैंने समझाया था FeO वगैरह में, ध्यान हो तो लास्ट में धनायन अभाव दोष है ये। आपने 2 तरह के पढ़े थे, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, धनायन आधिक्य दोष, धनायन अभाव दोष। इसमें धनायन अभाव दोष है, कुछ धनायन लुप्त हुए हैं। जब कुछ धनायन लुप्त हुए होंगे तो सीधी सी बात है कुछ अन्य धनायनों ने उदासीनता बनाए रखने के लिए अपने आवेश में वृद्धि करी थी। ध्यान करो, FeO में कुछ Fe+2 लुप्त हुए थे, तो कुछ Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हुए होंगे। तो इसके अंदर Na+2 भी होंगे और Na+3 भी होंगे। भाई कुछ निकेल आयन विलुप्त होंगे, मान लो एक निकेल आयन विलुप्त हुआ है तो दो Na+2 Na+3 में क्या होंगे, कन्वर्ट, ताकि क्या बनी रहे, उदासीनता। जब इसमें Na+2 आयन लुप्त होंगे, ऐसा दोष पढ़ा है आपने, कुछ धनायनों के विलुप्त हो जाने पर, जब धनायन विलुप्त होता है तो उदासीनता बनाए रखने के लिए कुछ अन्य धनायन अपनी संयोजकता में वृद्धि करते हैं। तो इसमें कुछ धनायन विलुप्त हुए हैं, तो इसमें दोनों तरह के आयन होंगे, Na+2 भी और Na+3 भी। बिल्कुल भाई सही बात है। अब ये पूछना चाहता है कि इसमें Na+2 और Na+3 का अंश कितना है, मतलब कितनी प्रतिशत Na+2 है इसमें और कितने प्रतिशत Na+3 है। समझने की कोशिश करो। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, देखो कैसे करेंगे, इनकी प्रतिशत कैसे निकलेगी। मान लेता हूं मैं इसमें, ये आपको दिख ही रहा है, इसका आंसर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। माना ठीक है, माना निकेल ऑक्साइड में, जो आपको निकेल ऑक्साइड दिया है उसकी बात करते हैं। माना जो निकेल ऑक्साइड आपको दिया है, इसकी ये वाला निकेल ऑक्साइड में, ठीक है, ऑक्साइड आयन, भाई इसमें 2 तरह के आयन होंगे, Na+2 और O-2। मैं तो कहूं अब 3 तरह के आयन होंगे, Na+2 Na+3 और O-2, Na+2 Na+3 और O-2। माना निकेल ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन मतलब O-2 आयन, समझ गए, O-2 आयन 100 है, मैं इनको 100 मान रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ऑक्साइड आयन 100 है, तो इसमें निकेल आयन कितने हैं मुझे तो ये बताओ, 98। ये 1 तो ये 0.98, जब ये 100 तो निकेल आयन इसमें 98 ही होंगे ना। तो निकेल आयन बराबर 98, गलत तो नहीं लिखा। अगर ऑक्साइड आयन 100 तो निकेल आयन कितने हैं, 98। अब 98 में ते निकेल आयन 98 हैं, वे दोनों तरह के हैं, Na+2 भी और Na+3 भी, सही है। माना Na+2 आयन X, सही है, तथा Na+3 आयन Y है। अतः Na+2 मतलब मैं अगर कर दूं X+Y, मतलब कुल तो निकेल आयन 98 है, जिनमें से Na+2 X है और Na+3 Y है, तो X+Y बराबर कितना आ जाएगा, 98। एक समीकरण बन गई, गलत तो नहीं बनाई मैंने, बिल्कुल सही है, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब देखो, एक समीकरण तो ये बन गई, एक समीकरण और चाहिए अपन को, बड़े ध्यान से समझना। दूसरी समीकरण में आवेश के आधार पर बना सकता हूं।
एक बात बता मुझे, जब मैंने O-2 आयन 100 माने हैं, माना निकेल ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन 100 हैं, जब O-2 आयन 100 हैं तो इन पर कुल आवेश कितना होगा? -200 आवेश। O-2 आयन 100 हैं तो इन पर कुल आवेश -200 नहीं होगा क्या? एक ऑक्साइड आयन पर -2 आवेश है तो 100 पर -200 आवेश होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इन निकेल आयनों पर जो 98 हैं, इन पर कुल आवेश कितना होगा? लड़का ने कहा इन निकेल आयनों पर 98 निकेल आयनों पर +200 आवेश होगा। मैंने कहा ये कैसे बताया आपने? लड़के ने कहा कि आयनिक ठोस हमेशा उदासीन होते हैं, उसमें जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज होगा। मैंने बिल्कुल सही यार। तो 98 निकेल आयन है इसमें, तो उन पर कुल आवेश 200 ही होना चाहिए, +200। सही है क्या? अच्छा, तो यही बात मैं लिख सकता हूं, चूंकि 98 निकेल आयनों पर कुल चार्ज या कुल आवेश बराबर कितना हो गया? 200 +200, या खाली 200 लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। ऑक्साइड आयन पर 100 माने मैंने, तो उन पर -200 आवेश है, तो इन पर तो 200 आवेश होना ही चाहिए 98 पर भी, तभी तो ये उदासीन होगा भाई। अच्छा, अब मैं अगर आपसे लिखूं, ढंग से सुनना, आता है निकेल आयन कितने हैं मुझे ये बताओ, बड़े ढंग से सोचना। Na+2 आयन कितने हैं? X। तो इन पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? लड़के ने कहा 2x है। जैसे Na+2 आयन 5 होते तो इन पर कुल आवेश कितना हो जाता? 5 दूनी 10। जब Na+2 आयन x है तो उन पर कुल आवेश कितना हो गया? 2x। Na+3 आयन कितने हैं? 22 है ना, तो उन पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? 3y। और दोनों के आवेश को जोड़ देंगे तो आवेश कितना आना चाहिए? 200 आना चाहिए कि नहीं? सोच लो पहले इस समीकरण में। भाई Na+2 आयन x है, उन पर आवेश प्रत्येक पे 2 है, +2, तो उन पर कुल आवेश हो गया 2x हो गया। Na+3 आयन 22 है और प्रत्येक पर आवेश 3 है, तो उन पर कुल आवेश 3y हो गया। अगर मैं सभी निकेल आयनों का कुल आवेश जोड़ दूं तो वो 200 आना चाहिए। बताइए समीकरण सही है क्या? ये समीकरण मैंने आवेश के आधार पर बनाई है। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से आप गणित वाले स्टूडेंट खुश हो सकते हैं। भाई हमें 2 समीकरण चाहिए। क्यों चाहिए 2 समीकरण? ताकि हम x और y का पता लगा सकें कि x कितने हैं, y कितने हैं, मतलब Na+2 कितने हैं उसमें और Na+3 कितने हैं इसके अंदर। सही है। अब आपके पास 2 समीकरण आ गई, अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे साहब? मैंने किन 2 समीकरणों की सहायता से आप x और y का मान पता कर सकते हैं। कैसे? समीकरण 1 में आप 2 का गुना कर सकते हो। अब तो इंटेलिजेंट लड़के अपने आप कर सकते हैं। समीकरण 1 में 2 का गुना करने पर 2 का गुना करो क्या आएगा? 2x + 2y बराबर 98 में 2 का गुना करोगे शायद 196 आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये समीकरण बन गई। कितनी मान लेते हैं इसको? 3 है। अब मैं एक काम करता हूं, समीकरण 2 में से 3 घटा देता हूं, मुझे y की संख्या आ जाएगी। आ जाएगी क्या? इधर कर देता हूं। समीकरण 2 में से 3 घटाऊं, देखो 2 में से 3 को घटाऊं तो 2x से 2x कट जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। है, इतना खुद ही कर लो यार, मेरे पास जगह कम है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर 2 में से 3 घटाओ, 2x से 2x कटेगा, रफ में करके देख लो। 3y में से 2y गया तो y बचेगा, और 200 में तो 194 में गया तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। y बराबर 4 आ गया। y मतलब Na+2 आयन बराबर 4 आ गए। सही है।
प्लस 3 आयन, सॉरी भाई है जो Na+3 आयन है ना, Na+3 आयन कितने आ गए 4 आते हैं। x बराबर कितना आएगा 94। अरे कुल x प्लस वाई 98 है, y बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 94, अर्थात Na+2 आयन बराबर कितने आ गए 94। अब तो प्रतिशत निकाल सकते हो है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं। किसकी प्रतिशत निकालूं, चलो पहले Na+3 आयनों की निकाल लेते हैं, प्रतिशत निकालनी है की परसेंटेज, प्रतिशत मतलब अंश। Na+3 की प्रतिशत निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 4 इनकी संख्या Na+3 आयनों की संख्या बटे कुल निकल आयनों की संख्या 98 × 100 करोगे, प्रतिशत आ जाएगी जितनी भी आएगी। ऐसे ही Na+2 आयनों की भी प्रतिशत निकाल सकते हो, उनकी संख्या 94 बटे 98 × 100 परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरह से हम इनकी प्रतिशत निकाल सकते हैं। भाई कुल निकल आयन 98 है, उसमें पूछा है कि इनमें Na+2 आयन का अंश कितना है। कुल मान लो ये 98 है, तो उसमें से 4 तो ये हैं और 94 ये हैं, सही है। 4 और 94 है तो अपने आप आईडी लगा सकते हो। अरे सही है क्या। लड़का कहता है साहब ऐसे क्यों किया, क्या किया। मैंने कि मैं देखो आप ढंग से सुनना, अगर आप दिमाग लगा करके पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत ही चुटकी में सॉल्व कर सकते थे हम। वो कैसे, मैंने कहा Ni 0.98 O है, इसमें माना ऑक्सीजन 100 है तो निकल 98 है, ऑक्सीजन 100 है तो निकल आयन कितने हैं 98। इसका मतलब कितने निकल आयन भाग गए मुझे बताओ, Na+2 आयन कितने भाग चुके हैं। जब ऑक्सीजन 100 है तो निकल भी तो 100 होने चाहिए थे, मतलब इसमें से कितने Na+2 गए 2, जब 2 Na+2 गए तो कितना आवेश भाग गया 4, तो 4 Na+2 Na+3 में कन्वर्ट होंगे, इसलिए तो Na+3 की संख्या 4 आ रही है। भाई 2 Na+2 भगेंगे तो +4 आवेश भगेगा, तो 4 Na+2 आयन प्लस 4 Na+2 आयन 4 Na+3 आयन में कन्वर्ट होंगे, जब तो Na+3 आयनों की संख्या 4 आ रही है, बाकी बचे 94 में वे Na+2 आयन हो गए। अपन दिमाग से भी कर सकते, प्रतिशत निकालनी है 4/98 × 100। पर अपन को आई बात कि पेपर में किस तरह से करना है, किस तरह से लिखना है। देखो करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। आप मान सकते थे माना निकल ऑक्साइड में ऑक्सीजन आयनों की संख्या 1 अपने हिसाब से, तो निकल आयनों की संख्या कितनी हो जाती 0.98। माना Na+2 आयन x और Na+3 आयन y है, तो x + y बराबर 0.98 आ जाता। सही है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो किसी भी तरह से कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। इनको आप सॉल्व कर लेना, जितना भी आंसर आए आप निकाल लोगे। फटाफट वीडियो को पॉज करें और इसको फटाफट नोट करें, देख लेना किस तरह से किया है मैंने। एक बार और पढ़ के देख लेना, पूरा दिमाग लगा लेना। मैंने इसमें 2 समीकरण बनाई, 1 और 2, एक आवेश के आधार पर बनाई है, एक संख्या के आधार पर। x + y बराबर 98 होंगे, ये तो आपको पता ही है। अरे कुल निकल आयन 98 ही तो है, और फिर एक आवेश का आधार पर बना दी, उनका कुल आवेश 200 है। सॉल्व करके मैंने x और y के मान निकाल लिए, और x और y के मान निकलते ही उनके प्रतिशत निकल गए। सिंपल सवाल है, फटाफट। जल्दी वीडियो को पॉज करो, नोट करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं यार, तीसरा दिन चल रहा है बुक के क्वेश्चन करने में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्या कर रहा हूं, मुझे कराने पड़ रहे क्वेश्चन। अर्धचालक क्या होते हैं, क्वेश्चन ये है, अर्धचालक के बारे में पूछा है।
है ना। क्या होते हैं, कैसे लिखोगे आप? लिखोगे चालकता के आधार पर, क्वेश्चन सुनो, अर्धचालक क्या होते हैं, आप कैसे आंसर लिखोगे? आप लिखोगे चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के हैं, चालक, अर्धचालक व कुचालक। अर्धचालक वे ठोस हैं जिनकी चालकता का मान 10 की पावर -10 से 10 की पावर 4 तक होता है, पढ़ा है। तो इस तरह से अर्धचालक क्या होते हैं, उदाहरण लिख दोगे सिलिकॉन में जर्मेनियम, ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन इसमें आगे कह रहा है 2 प्रकार के अर्धचालकों का वर्णन करो। मतलब वो आपसे पूछना चाहता है एन और पी प्रकार के अर्धचालक, उनका आपको वर्णन करना है, जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं पंच संयोजी, तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है ना। आगे इसमें ये पूछ रहा है चालकता क्रियाविधि में विभेद कीजिए। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि उसकी चालकता क्रियाविधि वगैरह आपको समझानी है, कि जैसे चालकता बढ़ती है ये आपको समझाना है। तो एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी वजह से चालकता के मान में वृद्धि होती है, और पी प्रकार के अर्धचालक में धनावेशित छिद्र बनते हैं, उनकी वजह से चालकता। मतलब वो कंप्लीट पोर्शन इस क्वेश्चन में आपको लिखना है, इसलिए इसको लिखने से कोई कॉपी में मत लिखो, आपके में लिखा हुआ है। इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18। देखते चलो, समझते चलो। नॉन स्टाइकियोमेट्री, इसको लिखता हूं, लिखो आप भी मेरे संग संग। नॉन स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री नॉन स्टाइकियोमेट्री क्यूप्रस ऑक्साइड ढंग से देख लेना, मैं जो लिख रहा हूं उसी तरह से आपको पेपर में लिखना अगर आता है तो। क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O, प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। आगे देखो, इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन अनुपात दो 2:1 से कम है। 2:1 से कम है। क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक है? क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक है? बड़े ध्यान से समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन स्टाइकियोमेट्री Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड प्रयोगशाला में बनाया गया। Cu2O प्रयोगशाला में बनाया भाई किसी ने, ठीक है। नॉन स्टाइकियोमेट्री Cu2O प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, ये प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है। देखो भाई, इस फॉर्मूले से तो लग रहा है कि कॉपर ऑक्सीजन का अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1 Cu2O, पर कह रहा है कि जो प्रयोगशाला में Cu2O बनाया जा सकता है उसमें कॉपर ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है। मतलब मान लो इस तरह का अनुपात है, ये 2:1 है, पर इसमें वो कह रहा है कि Cu2O जो बनाया प्रयोगशाला में उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है, मतलब इस तरह का हो सकता है। अच्छा, अब आप बताइए, जब इसमें इस तरह का अनुपात हो सकता है, 2:1 से कम बता रहा है वो, मतलब कुछ धनायन लुप्त हो गए हैं,
भाई पहले 2:1 था, Cu2O में कॉपर ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होना चाहिए, पर जब ये लैब में बनाया गया तो इसमें अनुपात 2:1 से कम आया है। इसका मतलब इसमें धनायन अभाव दोष है। सही है। तो हम लिख सकते हैं प्रयोगशाला में निर्मित किए जाने वाले Cu2O में कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है, अर्थात इसमें धनायन अभाव दोष है। कुछ धनायन लुप्त हुए हैं जिससे क्या उत्पन्न हो गया है, धनायन अभाव दोष। अब आपको पता ही, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब कुछ धनायन इसमें लुप्त हुए हैं, बड़े ध्यान से समझो, जैसे इसमें अंदर होंगे Cu+1 O-2 आयन, भाई Cu+1 और O-2 आयन, तो इसमें से कुछ आप समझ गए मेरी बात को, कुछ धनायन क्या हुए हैं, लुप्त। कुछ धनायन इसमें लुप्त हुए हैं, जैसे यहां से एक धनायन लुप्त हो गया, जब भी तो अनुपात 2:1 से कम रह जाएगा। जब कुछ धनायन लुप्त होंगे तो उस धनायन के स्थान पर रिक्ति बनेगी, जिसको बोलेंगे हम धनावेशित छिद्र। मेरी बात सुन लो भाई, धनायन गायब होए तो बा के स्थान पर जो रिक्ति बनेगी वो धनावेशित रिक्ति या धनावेशित छिद्र। अगर ऋणायन गायब होता है और उसके स्थान पर खाली जगह रह जाएगी तो उसको बोलेंगे ऋणायनिक रिक्ति या ऋणावेशित छिद्र। तो इसमें जब कुछ धनायन लुप्त हुए होंगे, भाई वो बात तो सही है, कुछ अन्य धनायनों ने अपने आवेश में वृद्धि करी होगी, वो तो क्लियर है। जैसे एक Cu+1 आयन भागा होगा तो किसी अन्य ने अपने आवेश में वृद्धि करी होगी, वो बात तो आपकी सही है। पर मेरे समझने की बात करो, जो मैं समझाना चाहता हूं, जब इसमें कुछ धनायन अभाव दोष है, मतलब कुछ धनायन लुप्त हुए हैं, तो इसमें कौन सी रिक्ति बन गई, धनावेशित रिक्ति, धनावेशित क्षेत्र, जिसमें अन्य आयन क्या करने लग जाएंगे, गति। जैसे Cu+1 यहां से यहां आ गया तो ये छिद्र यहां से यहां चला जाएगा, धनावेशित छिद्र गति करेगा इसमें। जैसे ये धनावेशित रिक्ति बन गई, धनायन के स्थान पर रिक्ति, धनावेशित छिद्र बन गया। अब यहाँ का Cu+ आयन यहाँ आएगा तो ये छिद्र यहाँ चला जाएगा, मतलब इसमें आयन गति करने लग गए, जिससे चालकता बढ़ी। वास्तविकता देखें तो अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं कि धनावेशित छिद्र गति कर रहा है। यहाँ का Cu+1 यहाँ आया तो ये छिद्र यहाँ चला गया। मान लो फिर यहाँ का Cu+1 यहाँ चला गया तो ये छिद्र यहाँ चला गया, तो हम कह सकते हैं आयन गति कर रहे हैं। दूसरे भाषा में कह सकता हूं धनावेशित छिद्र गति कर रहा है, जिससे चालकता में वृद्धि हो रही है। तो बताओ यह पदार्थ P प्रकार का अर्धचालक है या नहीं है। P प्रकार का अर्धचालक, ध्यान करो, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते थे, 15वें की 13वें वर्ग की, याद आए तो, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा रहा हूं, 13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते थे। जैसे मैंने यहां में मिला दिया मान लो बोरोन, तो बोरोन तो 3 ही बंध बनाएगा, तो यहां पर एक धनावेशित छिद्र रह जाएगा। अब ये धनावेशित छिद्र ही तो गति करेगा इसमें भी, और इसमें भी तो एक धनावेशित छिद्र गति कर रहा है, जिससे चालकता के मान में वृद्धि हो रही है। इसमें भी तो P प्रकार के अर्धचालक में धनावेशित छिद्र है, तो यहां पर ये दोनों मैचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम कह सकते हैं कि ये भी एक छिद्र की वजह से, इसमें भी छिद्र की गति की वजह से चालकता बढ़ रही है, और इसमें भी ऐसे ही मानते हैं कि छिद्र की गति की वजह से चालकता बढ़ती है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो पदार्थ है आपके सामने, ये एक P प्रकार का अर्धचालक है। दोबारा सुन लो, मैं किस तरह से इसका आंसर लिखूंगा। मैं लिखूंगा प्रयोगशाला में निर्मित Cu2O में कॉपर व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है, अतः इसमें धनायन अभाव दोष है। जब इस पदार्थ में धनायन अभाव दोष उत्पन्न हुआ है तो इसमें कुछ धनायन लुप्त हुए हैं, अर्थात उनके स्थान पर धनावेशित छिद्र बन गए हैं। सही है, क्या बन गए हैं, धनावेशित छिद्र, जिनकी गति के कारण चालकता के मान में इनमें क्या होती है, वृद्धि। अतः ये P प्रकार के अर्धचालक के समान हैं। P प्रकार के अर्धचालक में भी तो ऐसा ही होता है, उनमें भी तो धनावेशित छिद्र गति करता है, जिससे चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं ये एक P प्रकार का अर्धचालक है। हमको ये समझाना है उसको कि ये P प्रकार का अर्धचालक है। देखो धनावेशित छिद्र और वो गति करेगा, तो ये एक तरह से P प्रकार का अर्धचालक है। ऐसा उसको उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको उसको समझाना है। तो इसका आंसर मैं लिखाऊंगा आपको, पहले आप वीडियो को पॉज करके नहीं, इस क्वेश्चन को नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किया है तो।
अब मैं लिखाता हूं, चलो इसका आंसर लिखो। लिखो प्रयोगशाला में निर्मित Cu2O में, प्रयोगशाला में निर्मित Cu2O में Cu2O में कॉपर व ऑक्सीजन का अनुपात, कॉपर व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है। 2:1 से कम है। अतः इस पदार्थ में कुछ धनायन विलुप्त होने के कारण, कुछ धनायन विलुप्त होने के कारण, स्पीड बढ़ा करके लिखो, कुछ धनायन विलुप्त होने के कारण धनायन अभाव दोष उत्पन्न हुआ है। धनायन अभाव दोष उत्पन्न हुआ है। क्लियर? क्या दोष उत्पन्न हुआ है? धनायन अभाव दोष। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखो। इसमें लिखो इस पदार्थ में लुप्त हुए धनायनों के स्थान पर, इस पदार्थ में लुप्त हुए धनायनों के स्थान पर धनावेशित छिद्र निर्मित हुए हैं। कौन छिद्र बने हैं? धनावेशित छिद्र। धनायन लुप्त होगा तो उसके स्थान पर जो छिद्र बनेगा, जो जगह बनेगी, उसको क्या कह सकते हैं अपन? धनावेशित रिक्ति या धनावेशित छिद्र। तो धनावेशित छिद्र निर्मित हुए हैं। ठीक है, और आप डायरेक्ट लिख लो फिर, जिनकी गति के कारण इनकी चालकता में वृद्धि होती है। जिनकी गति के कारण इस पदार्थ की चालकता में वृद्धि होती है। इस पदार्थ की क्या बढ़ती है? चालकता। तो ये पी प्रकार के अर्धचालक की तरह ही तो है। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम, अब ध्यान से सुनो, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम 13 वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो वहां भी पी प्रकार का अर्धचालक ऐसे धनावेशित छिद्र बनते हैं और धनावेशित छिद्र गति करते हैं, उनसे चालकता बढ़ती है। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, जिनसे चालकता के मान में वृद्धि होती है, इस पदार्थ की चालकता बढ़ती है। अतः यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, यह पदार्थ कैसा अर्धचालक है? पी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 19। देखो इधर 3 क्लासें गई बुक के क्वेश्चन कराने में। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, फेरिक ऑक्साइड आपको खुद करना है। फेरिक ऑक्साइड कॉमा लगा रखा है। ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में, संग लिख लो, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी 3 अष्टफलकीय छिद्रों
जिसकी 3 अष्टफलकीय छिद्रों में 2 पर फेरिक आयन होते हैं। फेरिक आयन होते हैं। क्लियर? अच्छा, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। ऐसे कई क्वेश्चन आपने पहले किए हैं, कर सकते हो तो करो, फिर भी मैं समझ देता हूं क्यों टाइम खराब करते हैं। ध्यान से देखो इधर सामने, फेरिक ऑक्साइड में फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। मतलब जो ऑक्साइड आयन है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बना रहे हैं। सही है? सही है। और जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना मतलब HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, तो उनकी संख्या अपन क्या मानेंगे? X। आंसर यहां से स्टार्ट है। चूंकि ऑक्साइड आयन अपनी भाषा में लिख सकते हो, कौन सा आयन? ऑक्साइड आयन HCP, जो HCP जो निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं उनकी संख्या X मानते हैं। ध्यान होगा आपको, ऑक्साइड आयन HCP संरचना बनाते हैं। आता है माना इनकी संख्या ऑक्साइड आयनों की कितनी मान ली मैंने? X। ऑक्साइड आयन HCP संरचना बना रहे हैं तो उनकी संख्या मानी कितनी हमने? X। आगे क्या कह रहा है? जिनकी 3 अष्टफलकीय छिद्रों, मतलब हमको मतलब कौन से रिक्तियों से है? अष्टफलकीय रिक्तियों से। तो मुझे बताओ अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी बनेंगी? जब ऑक्साइड आयन है वे HCP संरचना बना रहे हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी ऑक्साइड आयनों की संख्या के बराबर होंगी। हम कह सकते हैं चूंकि, या डायरेक्ट लिख सकता हूं, निर्मित ऑक्साइड आयनों की अतः निर्मित अष्टफलकीय छिद्र या अष्टफलकीय रिक्तियां, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, वो भी कितनी हो जाएंगी? X। पर एक लाइन लिख सकते थे, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या HCP संरचना बनाने वाले अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। अतः अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर X। चतुष्फलकीय रिक्तियां दुगनी बनती हैं 2X, पर हमको उनका मतलब नहीं है। अष्टफलकीय रिक्तियां, आगे क्या कह रहा है? जिसकी 3 अष्टफलकीय छिद्रों में से 2 में फेरिक आयन है। मतलब ऑक्साइड आयनों ने HCP संरचना बनाई, जो अष्टफलकीय रिक्तियां बनी वो X बनी, उनके 2/3 में 3 में से 2 मतलब 2/3 में फेरिक आयन है। सही है? तो हम लिख सकते हैं चूंकि फेरिक आयन, कौन सा आयन? फेरिक आयन 2/3, 3 में से 2 का मतलब क्या हो गया? 3 में से 2 मतलब 2/3, ये 3 में से 2 ही तो है। फेरिक आयन 2/3 अष्टफलकीय रिक्तियों में है। क्वेश्चन ने कहा है अष्टफलकीय रिक्तियों में है। आता है फेरिक आयनों की संख्या पता कितनी हो जाएगी? अष्टफलकीय रिक्तियां X हैं तो फेरिक आयनों की संख्या हो जाएगी X का 2/3, मतलब 2X/3 नहीं हो जाएगी क्या भाई? अष्टफलकीय रिक्तियां X है, उनके 2/3 भाग में है ये। तो अब सूत्र निकाल लो, यौगिक का सूत्र जो पूछा है। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं, उनमें से एक है। यौगिक का सूत्र निकालोगे तो फेरिक आयन अनुपात ऑक्साइड आयन, ऐसे करोगे ना, है
फेरिक आयन कितने हैं? x। ऑक्साइड आयन कितने हैं? उल्टा लिख दिया मैंने यार। ऑक्साइड आयन x है भाई, ऑक्साइड आयन x हैं, और ये हैं कितने? ये हैं 2x/3। x से x कट जाएगा। अरे फेरिक आयन की जगह Fe लिख सकते हो और ऑक्साइड आयन की जगह O लिख सकते हो। अब 3 का दोनों तरफ गुना करोगे तो अनुपात कितना आ जाएगा? 2:3। x से x कट गया ना। अब 2:3 मिल रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe के नीचे 2 आएगा और O के नीचे 3 आएगा, तो फॉर्मूला आएगा Fe2O3। देख लो किस तरह से मैंने किया है। क्लियर? Fe2O3 आ जाएगा। अरे ऐसे कई क्वेश्चन आपको पहले करा दिए हैं। फटाफट नोट करें, वीडियो को पॉज करें, टाइम कम लगाएं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित को P प्रकार या N प्रकार के अर्धचालक में वर्गीकृत करो। P या N प्रकार के अर्धचालक में वर्गीकृत करो। ठीक है, देख लो इसको, समझ को। P या N प्रकार का अर्धचालक में वर्गीकृत करो। क्वेश्चन ये कह रहा है P या N प्रकार के अर्धचालक में वर्गीकृत करो। अब इनमें देख लो, वर्गीकृत करो P तथा N प्रकार के। अब इसमें क्या दिया है उसने? A इंडियम से डोपित जर्मेनियम, इंडियम से डोपित जर्मेनियम, मतलब जर्मेनियम है उसमें क्या मिला है? डोपित। डोपित का मतलब है अशुद्धि मिलाना। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। मतलब इंडियम से डोपित जर्मेनियम, मतलब जर्मेनियम में इंडियम की अशुद्धि मिलाई है। तो जर्मेनियम तो हो गया शुद्ध अर्धचालक, उसमें इंडियम। अब इंडियम देखो कौन से वर्ग की अशुद्धि है। इंडियम जो है 13वें वर्ग की तो नहीं है, बोरोन 13वें वर्ग की अशुद्धि है कि नहीं है? तो ये 13वें वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई है जर्मेनियम में, और 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे तो ये किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा? P प्रकार का। इस तरह से करना है। समझ गए मेरी बात है? नहीं समझ में आई? अब इसमें नेक्स्ट जो है B, उसको देख लो। वो हालांकि इसने उल्टा लिख दिया है पर गलत लिख दिया, मैं उसको सही करके लिखूंगा, है ना। बुक में उल्टा है, उसमें है, बुक में लिख रहा है, हाँ गया ये रहा, सिलिकॉन से डोपित B। यही ऐसे है, ये सिलिकॉन से नहीं है, सिलिकॉन में डोपित B ये है। ये मतलब सिलिकॉन में क्या इसके शुद्धि मिलाई है? बोरोन की। तो बोरोन भी तो 13वें वर्ग का ही है, 13वें वर्ग की शुद्धि तो मिलाई है। तो 13वें वर्ग की शुद्धि मिलाएंगे तो बता कौन से प्रकार का अर्धचालक बनेगा? वही P प्रकार का। अगर वो मान लो इसमें मिलाता फास्फोरस तो कौन से वर्ग की अशुद्धि मिलती? 15 वर्ग की। तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता? N प्रकार का। तो कर लेना इसको, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट नोट करो, वीडियो पोज करो, पोज करो, पोज नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। देख लो भाई, मैं खूब कोशिश कर रहा हूं पर क्या करें, क्वेश्चनों की संख्या इतनी है, पूरा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है सोना कोष्टक में लिख रही है परमाणु त्रिज्या
परमाणु त्रिज्या मतलब स्मॉल आर। अब ये भी कण की त्रिज्या, अरे सोना, परमाणु त्रिज्या बराबर 0.144 नैनोमीटर। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टलीकृत होता है। क्लियर? आगे कह रहा है इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब उसने दिया क्या है, सीधे संपर्क करता हूं, परमाणु त्रिज्या। आंसर, परमाणु, सोना परमाणु की त्रिज्या दी है स्मॉल आर बराबर 0.144 नैनोमीटर। क्लियर? ये दे रखी है ना, और एक बार देख लेता हूं। सही है, 0.144 नैनोमीटर। क्लियर? अच्छा, और क्या दिया है? कोर की लंबाई, कोष्टिका के कोर की लंबाई, एक कोष्टिका के किनारे की लंबाई दी है ना, कोष्टिका के कोर की लंबाई दी है। किनारा, कोर की लंबाई कितनी दी है देखो, इसको स्मॉल ए देते हैं ना सिंबल, ये ज्ञात करवा रहा है। और एकक कोष्टिका है कौन सी? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो हमको पता है, चूंकि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, आपको पता होगा एकक कोष्टिका में आपने संबंध पढ़ा है, फलक केंद्रित कोष्टिका में ए और आर के मध्य √2a बराबर 4r पढ़ा होगा। तो आपको निकालनी क्या है? ए निकालनी है। ए बराबर कितना आ जाएगा? 4r बाई √2। √2 से ये 4r के एक बार कटेगा, इंटेलिजेंट लड़के बताओ, 2 × 2r बटे √2। √2 से ये √2 बार कट जाएगा, कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो ये आ जाएगा 2√2r। 2 × 2 में खोल लिया, √2 से 2 कितनी बार कट गया? √2 बार, तो 2 × √2 आ जाएगा। और नहीं तो कर लेना, इसमें बार का मान रख देना, सॉल्व कर देना। क्या आ जाएगा? 2√2, √2 का मान कितना? 1.414 इंटू आर का मान कितना दिया है? 0.144 नैनोमीटर। सॉल्व कर लो, नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा नैनोमीटर में, निकल जाएगा ना। इस तरह से होगा ये। नोट करें, आगे बढ़ते हैं फटाफट। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड सिद्धांत के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 22। देख लो इधर, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ,
बेंड सिद्धांत के आधार पर समझाना है। सुन लो भाई, किसके आधार पर? बेंड। हर क्वेश्चन को कॉपी में मिलना चाहिए मुझे, हर क्वेश्चन कॉपी में हुआ मिलना चाहिए। बेंड सिद्धांत के आधार पर। हाँ भाई, क्या पूछा है? बेंड सिद्धांत के आधार पर पूछा है चालक एवं रोधी में अंतर। चालक एवं रोधी, रोधी का मतलब है कुचालक से, रोधी का मतलब क्लियर कर लेना, किससे? कुचालक से। तो चालक और कुचालक में अंतर लिखना है। बेंड सिद्धांत, चालकता बेंड सिद्धांत का ध्यान है का? इसमें संयोजकता बेंड और चालकता बेंड के मध्य ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, कुचालक में बहुत अधिक होता है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन। ध्यान होगा, मैं नहीं बताऊंगा इसको, आपको करना है, कॉपी में होना चाहिए। और दूसरा अंतर लिखना है चालक वह किसके मध्य? चालक और अर्धचालक में। पर अंतर किस आधार पर लिखना है? चालकता बेंड सिद्धांत के आधार पर लिख सकते हो। चालक में संयोजकता बेंड व चालकता बेंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, होता नहीं है, शून्य होता है। अतः संयोजकता बेंड से चालकता बेंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन कर जाते हैं, तो इनकी चालकता का मान अधिक आता है। जबकि अर्धचालक में संयोजकता बेंड व चालकता बेंड के मध्य ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक होता है, अतः कुछ ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता बेंड से चालकता बेंड में गमन करते हैं, तो इनकी चालकता का मान चालकों की तुलना में क्या आता है? कम। और सबसे कम किसका आता है? कुचालक का। याद आ गया होगा यार। छोड़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। कुल 26 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न को परिभाषित करना है। किस किस को? शॉर्ट की दोष, ये आपने पढ़ा है, कॉपी में लिख रहा है। फ्रैंकल दोष, सिंपल क्वेश्चन है, इनको परिभाषित करना है। परिभाषित मतलब इनको समझाना है। अंतराकाशी दोष और एफ केंद्र, एफ केंद्र भी आया था कहीं, ध्यान हो तो। ये सब पढ़ा है आपको। एफ केंद्र आया कहीं? अरे याद आ रहा हो है? जब NaCl के क्रिस्टल पर सोडियम धातु की वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो NaCl के क्रिस्टल से कुछ Cl- आयन लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हुए Cl- आयनों के स्थान पर, ध्यान है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन युक्त ये केंद्र एफ केंद्र कहलाते हैं। पूरा लिखना है एफ केंद्र की परिभाषा में। सही है क्या? अंतराकाशी दोष याद आ गए होंगे, नहीं आए? स्टाइकियोमेट्री दोष दो तरह के थे, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष। इन दोषों में कुछ अवयवी कण अपने स्थान छोड़कर अंतराकाशों में चले जाते हैं, स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती है। फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष आपको याद आ गए होंगे, ये कंप्लीट आपने पढ़ रखा है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब इसमें 3 क्वेश्चन रह गए, 24, 25, 26, और 1-2 क्वेश्चन मुझे आपको बुक के भी कराने हैं, अभी अंदर और रह रहे हैं। मतलब मेरी बात समझो, लगभग हम अब एंड में हैं, चैप्टर को फिनिश करने पर हैं, और ये समझो कि क्वेश्चन चैप्टर फिनिश हो ही चुका है लगभग। ठीक है, चलो अभी तो आध पौन घंटा और लगेगा इसमें, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके एक नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।